साल था 2005 जब सोहराबुद्दीन शेख, उसकी वाइफ कौसर बी और उसका एक असिस्टेंट तुलसी राम प्रजापति, ये तीनों हैदराबाद से संगली ट्रैवल कर रहे थे। रास्ते में ही गुजरात की एंटी टेररिज्म स्क्वाड और राजस्थान की पुलिस इनकी बस को रोकती है और इन तीनों को वहीं से कस्टडी में ले लेती है। कस्टडी में लेते ही पुलिस ने इन तीनों को अलग अलग रखा। सोहराबुद्दीन शेख और उसकी वाइफ को अहमदाबाद के बाहर अलग अलग फार्म हाउस में रखा, जबकि तुलसी राम प्रजापति को उदयपुर जेल भेज दिया। बस 2 दिन के बाद यानी 26 नवंबर को सोहराबुद्दीन को साउथ अहमदाबाद के हाईवे पर ले जाकर कोल्ड ब्लडर एनकाउंटर में गोली मार दिया गया। गुजरात पुलिस ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि वो एक गैंगस्टर था जो आर्म्स स्मगलिंग, एक्सटोर्शन और मर्डर जैसे क्राइम्स में इन्वॉल्व था। पुलिस ने यह भी कहा कि इसका कनेक्शन लश्कर-ए-तैयबा और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ISI से भी था। सोहराबुद्दीन एक हाई प्रोफाइल मिनिस्टर का हत्या करने की कोशिश कर रहा था और ये मिनिस्टर और कोई नहीं बल्कि उस समय के गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे, ताकि गुजरात में कम्युनल टेंशन क्रिएट हो सके। सोहराबुद्दीन के एनकाउंटर के 4 दिन के बाद इसकी वाइफ को भी गोली मार दिया जाता है और उसके बाद इसकी बॉडी को नर्मदा नदी के किनारे ले जाकर जला दिया। इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे थे गुजरात के एंटी टेररिज्म स्क्वाड के चीफ DG वंजारा और IPS ऑफिसर राजकुमार पंड्यान जैसे टॉप ऑफिसर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट के इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि इनकाउंटर के वक्त कुछ ऑफिसर्स ने काफी फोन कॉल किया और हर वक्त फोन के दूसरे एंड पर एक गुजराती पॉलिटिशियन था। ये गुजरात के होम मिनिस्ट्री पद को संभाल रहे थे, अमित शाह। दोनों इनकाउंटर नहीं, चारों इनकाउंटर अमित शाह के कहने पे हुआ। चौथा जो मर्डर हुआ, आप उसके बारे में जानकर हैरान हो जाओगे। इस पूरे केस का एक की विटनेस था सोहराबुद्दीन शेख का असिस्टेंट तुलसी राम प्रजापति। दिसंबर 2006 में राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पर एक और इनकाउंटर होता है जिसमें तुलसी राम प्रजापति को भी शूट कर दिया गया। पुलिस ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि ये जेल से भागने की कोशिश कर रहा था। ये पूरा केस एक हाई लेवल कॉन्स्पिरेसी, मिसयूज ऑफ पावर और कवर अप का एक क्लासिकल एग्जाम्पल था। यहाँ पॉलिटिशियन और IPS ऑफिसर्स ने जस्टिस सिस्टम को लिटरली साइड में रखकर अपने पोजीशन का पूरा फायदा उठाया। CBI ने इस केस में 38 लोगों के अगेंस्ट चार्जशीट फाइल किए थे, जिसमें गुजरात के होम मिनिस्टर अमित शाह और राजस्थान के होम मिनिस्टर गुलाब चंद्र और कई सीनियर IPS ऑफिसर्स भी शामिल थे। आज की इस वीडियो में हम सोहराबुद्दीन फेक इनकाउंटर केस के बारे में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे CID, CBI, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अपना रोल प्ले किया और क्या क्या फैसले आए और कैसे 2014 के बाद से ये सारे एक्यूज धीरे धीरे जेल से बाहर आने लगे। तो वीडियो को थोड़ा पेशेंस और थोड़ा आराम से देखिए। एक वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। रिसर्चिंग, स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग से लेकर 2 से 3 दिन का समय लगता है। तो आपको बस एक काम करना है कि बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो में क्या क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है आप अपनी राय दे सकते हो। ये पूरी कहानी शुरू होती है हरेन पांड्या की मौत से। ये बीजेपी के एक नेता थे जो 1998 में होम मिनिस्ट्री का पद संभाले थे। नरेंद्र मोदी के CM बनने के बाद हरेन पांड्या मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेवेन्यू बन गए। साल 2002 में जो गुजरात में हिंदू मुस्लिम जो दंगा हुआ था, तो उसके बाद हरेन पांड्या ने सिटीजन ट्रिब्यूनल के सामने गवाही दी थी कि 27 फरवरी 2002 को गोधरा कांड के बाद एक हाई लेवल मीटिंग होती है जिसमें CM नरेंद्र मोदी, कुछ सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर और अहमदाबाद के IG ऑफिसर शामिल थे। पांड्या के मुताबिक पुलिस ऑफिसर्स को ये कहा गया था कि हिंदू दंगाइयों के साथ नरमी बरती जाए और उन्हें रोकने की कोशिश ना की जाए। पांड्या ने यह भी कहा कि जो हिंदू लाशें थी उन्हें अहमदाबाद ना लाया जाए क्योंकि इससे कम्युनल टेंशन बढ़ सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के SIT ने अपने इन्वेस्टिगेशन में कहा कि हरेन पांड्या इस मीटिंग में मौजूद ही नहीं थे। SIT ने यहाँ तक कह दिया कि पांड्या एक मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं। इसके 1 साल के बाद यानी 26 मार्च 2003 को हरेन पांड्या को अहमदाबाद के लॉ गार्डन के पास उनकी कार में उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। CBI के इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक हरेन पांड्या का जो मर्डर हुआ उसके पीछे का कारण था साल 2002 का गुजरात दंगा। CBI ने कहा कि गुजरात दंगों का बदला लेने के लिए हरेन पांड्या का मर्डर किया गया। स्पेशल पोटा कोर्ट के जज सोनिया गोकानी
ने 2007 में हरीन पांड्या मर्डर केस में 12 लोगों को दोषी माना और उन्हें सजा सुनाई। लेकिन 2011 में एक ट्विस्ट आता है। गुजरात हाईकोर्ट ने पोटा कोर्ट के इस फैसले को रिवर्स कर दिया और सभी 12 एक्यूज्ड को मर्डर के चार्जेस से बरी कर दिया जाता है। गुजरात हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को फेल्ड और बायस्ड बताया। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने एविडेंस को अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं किया और उनके इन्वेस्टिगेशन में भी गैप्स है। इवन किसी भी एक्यूज के खिलाफ मर्डर का डायरेक्ट एविडेंस नहीं था। हरीन पांड्या के पिता मानते थे कि उनकी बेटी की हत्या में कुछ बड़े पॉलिटिकल लीडर भी शामिल हैं। इवन सीबीआई ने गुजरात हाईकोर्ट के डिसीजंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के डिसीजन को फिर से रिवर्स कर दिया और सारे एक्यूज्ड को गिल्टी माना। मतलब चल क्या रहा है? आप ही बताओ कि एक नॉर्मल इंसान किस पर भरोसा करे? स्टेट पुलिस पर, सीबीआई, सीआईडी, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट पर? जब एक हाई प्रोफाइल केस में इतना कंफ्यूजन, तो सोचो एक आम आदमी के केस में क्या होता होगा। और ये यहीं पे खत्म नहीं होता है। जब सोहराबुद्दीन केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा था तो एक नया नाम सामने आता है, आजम खान का। ये सोहराबुद्दीन का एक क्लोज आदमी था। इसके मुताबिक सोहराबुद्दीन ने इसे बताया था कि ननीम खान और शाहिद रामपुरी के साथ मिलकर इन्होंने हरीन पांड्या की हत्या की है। ये कॉन्ट्रैक्ट उन्हें गुजरात के आईपीएस ऑफिसर डीजी वंजारा ने दिया था। आजम खान ने तो ये भी कह दिया कि सोहराबुद्दीन ने मुझे बताया था कि ये ऑर्डर ऊपर से आया है। ऊपर से आने का मतलब है कि कोई हाई प्रोफाइल मिनिस्टर। ये बात आजम खान ने सीबीआई को बताया था, लेकिन सीबीआई ने इसके बात को इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि इससे बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। और बाद में आजम खान ने अपने बयान को वापस ले लिया। इसमें इतना ट्विस्ट आ रहा है कि इतना ट्विस्ट तो जेठालाल के लाइफ में भी नहीं है जितना इस केस में ट्विस्ट आ रहा है। टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू कि रिसर्च करते वक्त हर पैराग्राफ के बाद एक नया कहानी आ रहा है और दोनों पैराग्राफ का कोई कनेक्शन ही नहीं है। आप अपनी राय मुझे कमेंट में दे सकते हो कि सोहराबुद्दीन का लिंक हरीन पांड्या से था या फिर नहीं, क्योंकि जब सोहराबुद्दीन का इन्वेस्टिगेशन होता है तो ऐसी ऐसी जानकारी आती है जो आपको हैरान कर देगी। जैसे सोहराबुद्दीन का जो केस था वो स्टार्टिंग में गुजरात की सीआईडी हैंडल कर रही थी, लेकिन सोहराबुद्दीन का भाई रुबाबुद्दीन शेख सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डालता है कि गुजरात पुलिस अपने ऑफिसर्स का इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं कर रही। तो साल 2010 में इस केस को सीबीआई को सौंप दिया जाता है। सीबीआई ने अपने जांच के दौरान उस समय के होम मिनिस्टर अमित शाह को अरेस्ट कर लेती है। अमित शाह के ऊपर सीबीआई ने एलिगेशन लगाया कि पॉलिटिकल रीजन की वजह से सोहराबुद्दीन का एनकाउंटर कराया गया, जिसका लिंक हरीन पांड्या से भी हो सकता है। केस के सिर्फ 2 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सोहराबुद्दीन केस को गुजरात से मुंबई ट्रांसफर कर देती है। इसके पीछे का कारण ये था कि इस केस में काफी सारे हाई रैंकिंग ऑफिशियल शामिल थे और फेयर ट्रायल में मुश्किल हो सकती है। जीसी रायगर और वीएल सोलंकी ने गवाही दी थी कि अमित शाह इन्वेस्टिगेशन को रोकने के लिए प्रेशर बना रहे हैं। अमित शाह ऐसे सबूतों को हटा देना चाहते हैं जिससे वो फंस सकते हैं। ये जानकर आप शॉक्ड हो जाओगे कि इस केस के दौरान मल्टीपल जजेस को बदला गया। 2014 में जज जेटी उत्पात ने एक बार अमित शाह को कोर्ट में हाजिर ना होने पर फटकार लगा दी। जज उत्पात को ही इस केस से हटा दिया गया। उनका ट्रांसफर काफी सडन था। जज उत्पात के बाद जज बीएच लोया सोहराबुद्दीन के केस को संभालते हैं, लेकिन दिसंबर 2014 में इनका मिस्टीरियस डेथ हो जाता है। जज लोया की मौत नागपुर में एक शादी अटेंड करते वक्त हुई थी। आप यहाँ पे टाइमिंग देखो, ऐसे वक्त पर जज लोया की मौत हुई जब वो सोहराबुद्दीन केस को हैंडल कर रहे थे और आरोपी अमित शाह थे। वेल, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि ये डेथ नेचुरल था। जज लोया की मौत के तुरंत बाद एमबी गोसावी इस केस को संभालते हैं। याद रखिएगा, अब साल आ चुका है 2014। दिसंबर 2014 में ही अमित शाह को सारे केसेस से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, ये कहकर कि उनके खिलाफ कोई एविडेंस ही नहीं था। मतलब 2010 से लेकर 2014 तक उन पर केस चलते रहा, लेकिन जैसे ही 2014 में बीजेपी पावर में आती है, कुछ महीनों में ही अमित शाह सारे केसेस से डिस्चार्ज हो जाते हैं। मुझे थोड़ा शॉकिंग लग रहा है, बट मे बी कोइंसिडेंस। एंटी टेररिज्म स्क्वाड के चीफ डीजी वंजारा जो 2007 में अरेस्ट होते हैं, लेकिन 2015 में उन्हें भी बेल मिल जाता है
और 2017 में इनसफिशिएंट एविडेंस की वजह से ये प्रूफ नहीं हो पाता कि ये फेक इनकाउंटर था। गुजरात के कुछ हाई रैंकिंग आईपीएस ऑफिसर राजकुमार पांड्यन, इन्हें भी बेल मिल जाता है। इस केस में और भी छोटे छोटे ऑफिसर्स थे, उन्हें भी इस केस से बरी कर दिया जाता है। कुछ गुजरात से थे, कुछ राजस्थान और कुछ आंध्र प्रदेश से। इसमें टोटल 22 ऑफिसर्स थे। पूरे 13 साल चले इस बैटल में, जिसमें कई इन्वेस्टिगेशन हुआ, कई जजों को बदला गया, एविडेंस को मिटाया गया, विक्टिम को मैनिपुलेट किया गया। 210 विटनेस में 92 विटनेस ने अपना तो बयान ही बदल दिया। ना तो प्रूफ हो पाया कि इनकाउंटर फेक था और ना ही प्रूफ हो पाया कि इनकाउंटर जेन्युइन था। चाहे कोर्ट ने जो भी कहा, लेकिन 2002 के गुजरात दंगों के बाद हरेन पांड्या, सोहराबुद्दीन और अमित शाह के बीच, इन तीनों के बीच कुछ ना कुछ तो कनेक्शन था। कहीं ना कहीं ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड थे। आपका इस पूरे केस पर क्या राय है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।